कहानी की शुरुआत में हमें कुछ मजदूरों को दिखाया जाता है जो खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। दरअसल ये लोग एक मजदूर के साथ साथ गुलाम भी हैं, जो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। इनका जो मालिक होता है वो इन गुलामों से दिन भर काम करवाता है और खाने के समय पर जो रूखा सूखा मिलता है वही खा करके सो जाते हैं। यहाँ पर हमें नोथन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो इस समय गुलामी कर रहा है। उसने कहीं से पेपर का बंदोबस्त किया है और रात के समय में किसी को लेटर लिखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो एक आजाद इंसान है और उससे जबरन गुलामी करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें 12 साल पहले नोथन को दिखाया जाता है जब वो एक आजाद इंसान हुआ करता था। दरअसल वो बहुत ही अच्छा गिटार बजाया करता था। पार्टियों में जा करके वो गिटार बजाता था और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी बीवी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। दरअसल उसकी बीवी को कोई काम मिला था, इसलिए वो अगले दिन सुबह में उस काम पर जाने वाली थी, लेकिन काम को करने के लिए कहीं दूर जाना था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को भी साथ में लेकर के जाती है। और ये जो समय था ये 1841 न्यूयॉर्क था। उसकी बीवी के चले जाने के बाद नोथन से मिलने के लिए दो लोग आते हैं और ये दोनों लोग नोथन से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा गिटार बजा लेते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे पार्टी में चल करके गिटार बजाओ, जिसके बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। यह सुनने के बाद नोथन भी गिटार बजाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका यही तो काम था। जब पार्टी शुरू होती है तो ये दोनों गोरे लोग नोथन को लेकर के उस पार्टी में जाते हैं। पार्टी समाप्त हो जाने के बाद नोथन ने काफी अच्छा गिटार बजाया था, इसलिए ये लोग नोथन को अच्छे खासे पैसे दे देते हैं। लेकिन जब ये लोग रात के समय में खाना खा रहे थे तो ये लोग नोथन को कुछ ज्यादा ही पिला देते हैं, जिसकी वजह से अब नोथन चलने की भी हालत में नहीं था। ये लोग उसे ले जा करके कमरे में सुला देते हैं और अगले दिन सुबह में जब नोथन सो के उठता है तो अगले दिन सुबह से अब उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसे जेल के अंदर जंजीरों के साथ बांध करके रखा गया था। जब वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है तो उससे मिलने के लिए दो लोग आते हैं। नोथन इनसे कहता है कि मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं एक आजाद इंसान हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनने के बाद इन लोगों को गुस्सा आता है और ये लोग नोथन को पीटने लगते हैं और नोथन से कहते हैं कि दोबारा ये कभी मत कहना कि तुम एक आजाद इंसान हो। कुछ समय के बाद नोथन को मालूम चलता है कि उसके साथ कुछ और लोगों को बंदी बना करके रखा गया है। नोथन इन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से भागने के लिए कुछ करना होगा। तो ये लोग कहते हैं कि हम कुछ समय के बाद गुलाम बनने वाले हैं, हाँ लेकिन अगर हमारे मालिक आकर के हमें बचा लेंगे तो हम आजाद हो सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चा भी था, उससे मिलने के लिए एलाइजा नाम की उसकी माँ आती है। उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, हम दोनों यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। लेकिन ये सब बातें सिर्फ एक झूठा दिलासा था, ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाले थे। रात के समय में इन सभी को कहीं और लेके जाया जाता है और जब नोथन बैठा हुआ था तो उससे एक इंसान कहता है कि अगर बचना है तो शांत रहना, किसी को भी मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुम पढ़े लिखे एक समझदार इंसान हो। अगले दिन सुबह में शिप के सहारे इन लोगों को कहीं और लेके जा रहे थे। तभी यहीं पर एक इंसान एक वकील को लेकर के आता है और जो इंसान वकील को लेकर के आया था वो सेलेमन का मालिक था। अब इस तरीके से नोथन के साथ में जो सेलेमन था उसका मालिक आकर के उसे बचा ले जाता है, लेकिन अब नोथन अकेला ही रह जाता है। अब इन सभी का जो पहला मालिक था वो दूसरे मालिक को इन लोगों को बेच देता है और जिसने इन लोगों को खरीदा अब वो इन लोगों का दूसरा नाम दे देता है। जैसे कि नोथन का नाम अब चेंज होकर के ब्लैक हो जाता है, लेकिन हम उसे नोथन ही बुलाएंगे। खैर अब जो इनका दूसरा मालिक था वो इन लोगों को लेकर के तैयार करके बेचने के लिए जाता है। मिस्टर फोर्ड नाम करके एक इंसान था जो एलाइजा और नोथन को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एलाइजा कहती है कि मुझे मेरे बच्चों से अलग मत करो, मेरे बच्चे को साथ में जाने दो। तभी बीच में दूसरा इंसान आ जाता है जो एलाइजा के बच्चों को अच्छी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरीके से एलाइजा के जो दोनों बच्चे थे वो दोनों अलग हो जाते हैं। हालांकि मिस्टर फोर्ड उन दोनों बच्चों को खरीदना चाहते थे, लेकिन जो इनका मालिक था वो साफ साफ इनकार कर देता है और इसके बाद जबरन एलाइजा के दोनों बच्चों से उसे अलग कर दिया जाता है। अब इसके बाद मिस्टर फोर्ड अपने नए गुलामों को अपने घर लेकर के आते हैं। अब मिस्टर फोर्ड के जो गुलाम थे उन्हें काम पर लगाने के लिए दो मालिक थे। पहला जो चार्ली था वो गुलामों से कहता है कि तुम लोग हमें मालिक कह के पुकारोगे। इसके बाद वो इन सभी गुलामों को लेकर के जाता है और इन्हें काम पर लगा देता है। लकड़ी को काट करके लेके जाना काफी दूर पड़ रहा था और ढेर सारी मेहनत भी लग रही थी, इसलिए नोथन एक दिन मिस्टर फोर्ड से कहता है कि अगर हम लकड़ियों को नदी के सहारे तैराते हुए लेकर के आए तो मेहनत भी बच जाएगी और ढेर सारी लकड़ियाँ भी आ जाएगी। और नदी की जो गहराई है वो लगभग 6 फुट है, इसलिए लकड़ियाँ डूबने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नोथन की इस
बात से मिस्टर फोर्ड भी तैयार था, लेकिन तभी चार्ली कहता है कि ये मजदूर यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है। लेकिन चार्ली की इस बात को मिस्टर फोर्ड इग्नोर कर देता है और नोथन को अपने द्वारा अपना काम करने के लिए कहता है। इसके बाद नोथन सारी लकड़ियों को बांध लेता है और नदी के सहारे दूसरी तरफ लेकर के जाने लगता है और इस तरीके से बड़ी ही आसानी से वो लकड़ियों को दूसरी तरफ लेकर के चला जाता है। उसके इस हुनर को देख करके मिस्टर फोर्ड भी काफी खुश होते हैं और सभी लोग मिल करके नोथन को शाबाशी देते हैं। लेकिन चार्ली थोड़ा नाराज था, उसे ये बात हजम नहीं होती है। खैर अब इस खुशी में मिस्टर फोर्ड नोथन को उसका गिटार बजाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि उसे पता था कि नोथन गिटार बजाता है। इधर हम एलाइजा को देखते हैं जो अपने बच्चों के खातिर रो रो करके अपना बुरा हाल कर ली थी। हालांकि नोथन उसे समझाता है कि रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। नोथन कहता है कि मेरा भी परिवार है, मैं भी अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से रोने धोने से मैं अपने परिवार के पास कभी नहीं जा पाऊंगा। अगले दिन सुबह में नोथन लकड़ियों के पट्टियों को सेट कर रहा था, तभी वहीं पर चार्ली आता है जो नोथन के ऊपर पहले से ही गुस्से में था। वो नोथन से कहता है कि ये पट्टियां ऐसे नहीं इस तरीके से लगेंगी, लेकिन उसके कहने के बाद भी नोथन अपने मन का कर रहा था, इसलिए चार्ली उसे मारने लगता है। अब नोथन भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो चार्ली को बहुत ज्यादा मार देता है। लेकिन तभी यहीं पर जो दूसरा मालिक था वो आ जाता है और नोथन को रोक देता है। अब चार्ली के चले जाने के कुछ समय के बाद वो अपने आदमियों को लेकर के आता है और नोथन के गले में रस्सी बांध करके उसे पेड़ के सहारे लटका देता है। वो नोथन को मारता उससे पहले दूसरा मालिक आ करके चार्ली को रोक देता है और कहता है कि तुम मिस्टर फोर्ड की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। इसके बाद वो इन लोगों के ऊपर गन तान देता है। इसी वजह से चार्ली अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग जाता है। लेकिन दूसरा मालिक नोथन को आकर के छुड़ाता नहीं है, बल्कि रस्सियों के सहारे अभी भी वो बंधा हुआ था। हालांकि मिस्टर फोर्ड घर पर नहीं थे और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। सुबह से दोपहर हो जाता है और नोथन को छुड़ाने के लिए कोई नहीं आता है। दोपहर होने के बाद एलाइजा चुपके से आ करके नोथन को पानी पिला करके चली जाती है। नोथन का जो पैर था वो जमीन से टच हुआ था, इसलिए वो शाम होने तक रस्सियों के सहारे लटका हुआ था। शाम होने के बाद जैसे ही मिस्टर फोर्ड आते हैं वो नोथन को छुड़ा करके कमरे के अंदर लेकर के जाते हैं। लेकिन अब मिस्टर फोर्ड को पता था कि अब नोथन बचने वाला नहीं है, क्योंकि उसने चार्ली को मारा है। मिस्टर फोर्ड नोथन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रहोगे तो वो तुम्हें मार देगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए दूसरे मालिक के पास भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर बचे रहोगे। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें मिस्टर ब्राउन को दिखाया जाता है जो नोथन का अब दूसरा मालिक है। उसके पास भी ढेर सारे गुलाम है जो उसके साथ काम करते हैं और अब इन गुलामों में नोथन भी आकर के शामिल हो चुका है। दरअसल उसकी जो फसल थी वो रुई की थी और गुलामों को दिन भर रुई को निकालना था। शाम होने के बाद ये देखा जा रहा था कि कौन कितना रुई को निकाला है। यहाँ पर जो सभी गुलाम थे वो लगभग 80, 90, 100 किलो तक रुई को निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर पेट्सी नाम की एक लड़की थी जिसने 232 किलो रुई को निकाला था, यानी कि सबसे ज्यादा। इसलिए जो ब्राउन था वो उससे काफी ज्यादा खुश होता है और ये पहली बार नहीं था, पेट्सी हर दिन इतना रुई को निकालती है। अब जब रात में सभी गुलाम सो रहे थे तभी यहाँ पर ब्राउन आ जाता है और सभी लोगों को उठा करके अपने कमरे में लेकर के जाता है। दरअसल वो सभी गुलामों को नचाने के लिए लेकर गया था और तभी यहाँ पर जो ब्राउन की बीवी थी वो पेट्सी को बोतल से मारती है। दरअसल उसकी बीवी को ऐसा लगता है कि जो ब्राउन है वो पेट्सी को पसंद करने लगा है, इसलिए उसकी बीवी को जेलस फील होता है। वो कहती है कि पेट्सी को काम से निकाल दो, लेकिन ब्राउन कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अब अगले दिन सुबह में सभी गुलाम फिर से रुई के खेत में रुई निकालने के लिए जाते हैं। काम खत्म करने के बाद ब्राउन की बीबी नोथन को कुछ सामान लाने के लिए कहती है। हालांकि वो पूछती है कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं, तो नोथन कहता है कि नहीं, मुझे पढ़ने लिखना नहीं आता है, मैं सिर्फ गुलामी करता हूँ। और जब वो सामान ले रहा था तो यहाँ पर उसे खाली पेपर भी मिलते हैं। खैर वो सारे सामान को ला करके ब्राउन की बीबी को दे देता है। रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तो ब्राउन पेट्सी के पास आता है और वो उसके पास आ करके उसके साथ गलत काम करता है। पेट्सी बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वो नोथन के पास आकर के उसे कुछ रुपए देती है और नोथन से कहती है कि इन रुपयों के बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा जान ले लो, तुम मुझे पानी में डुबा करके मार देना और बाहर ही गाड़ देना। लेकिन नोथन ये करने से साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं ले सकता है और इसके बाद वो जा करके सो जाता है। अब अगले दिन सुबह में ब्राउन की जो फसल थी रुई
की वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। फसल में रोग लगने की वजह से पूरे खेत में रुई दिखाई ही नहीं दे रही थी। अब ब्राउन को लगता है कि गुलामों की बद्दुआओं की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए वो अपने कुछ गुलामों को लेकर के दूसरे मालिक के पास जाता है और उन्हें दे देता है। ब्राउन अपने गुलामों से कहता है कि जब तक मेरी फसल ठीक नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हें यहाँ पर काम करना है। अब यहाँ से जो कहानी थी वो प्रेजेंट में आकर के शिफ्ट हो जाती है और इस तरीके से जो नोथन था वो अपने नए मालिक के घर पर अब सारा काम करता था। रात के समय में उसका नया मालिक उसे गिटार बजाने के लिए पार्टी में इनवाइट करता है। दिन भर काम करने के बाद रात में गिटार बजाना इतना आसान भी नहीं था। अब ये सभी गुलाम कुछ दिनों तक अपने नए मालिक के घर पर काम करते हैं और फिर ब्राउन के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि ब्राउन की जो रुई की फसल थी वो अब ठीक हो चुकी थी। यहाँ आने के बाद हमें मालूम चलता है कि पेट्सी ने एक बेटी को जन्म दिया है जो इस समय ब्राउन की गोद में खेल रही थी। इसके बाद सभी गुलाम रुई निकालने के लिए खेत में जाते हैं। रुई निकालने के लिए इस बार यहाँ पर एक नया गुलाम आया हुआ था जो रुई को सही से नहीं निकाल पा रहा था। रुई निकालने के बाद जो नोथन था और उसके साथ एक और गुलाम था, उसने बहुत कम रुई को निकाला था, इसीलिए इन दोनों के ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। कोड़े बरसाने की वजह से नोथन की पीठ पर घाव बन गया था और रात के समय में जो नया गुलाम था वो नोथन की पीठ पर तेल लगा रहा था ताकि उसका घाव ठीक हो जाए। यहाँ पर नोथन को मालूम चलता है कि वो जो नया गुलाम है वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है और वो वहाँ का नया इंचार्ज बनने वाला था, लेकिन दारू की लत ने उसे यहाँ पर लेकर के आ गई। अब रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तो नोथन कुछ रुपए लेकर के उस नए गुलाम के पास आता है और उससे कहता है कि इन पैसे को ले लो और मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। मेरा एक लेटर है, तुम उसे डाक पेटी में डाल दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। नया गुलाम कहता है कि इस काम में बहुत रिस्क है, इसलिए मैं तुम्हारे ये काम करूंगा लेकिन पैसे लूंगा। और इसके बाद जो नया गुलाम था वो पैसे लेने के बाद उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात के समय में नोथन जाकर के लेटर लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अगले दिन उसे नए गुलाम को देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ब्राउन को मालूम चल चुका था इसके बारे में। वो नोथन के पास आकर के कहता है कि हमारे गुलामों के बीच में कोई पढ़ा लिखा गुलाम है जो मेरे नए गुलाम को लेटर भेजने की बात कर रहा था। जिसके बाद नोथन झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है और मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ जो यहाँ पर पढ़ा लिखा है। यह सुनने के बाद ब्राउन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पता कर लूंगा। यह कहने के बाद ब्राउन यहाँ से चला जाता है और नोथन जा करके अपने लेटर को जला देता है, क्योंकि उसे मालूम था कि ब्राउन को इसके बारे में मालूम चल चुका है और अब नोथन की ये जो उम्मीद थी वो भी अब खो चुकी थी। अगले दिन सुबह में जब सभी गुलाम रुई को निकाल रहे थे तभी एक गुलाम बेहोश हो जाता है और बेहोश होने की कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद नोथन और उसके साथ कुछ गुलाम उसे जा करके दफना देते हैं और सभी लोग मिल करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद नोथन लकड़ियों को तैयार कर रहा था, क्योंकि लकड़ियों का एक नया घर बनाना था और यहाँ पर जो ब्राउन था उसने एक नए इंसान को लेकर के आया था। उसका नाम हैमिल्टन था और वो गुलामों की मदद कर रहा था ताकि वो लकड़ी के घर बना सके। यहाँ पर हैमिल्टन ब्राउन से कहता है कि तुम इन गुलामों के ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर ये सभी गुलाम भी हमारी तरह ही इंसान है, ये लोग अलग नहीं है। हैमिल्टन की इन सब बातों को नोथन भी सुन रहा था। कुछ समय के बाद ब्राउन को मालूम चलता है कि पेट्सी यहाँ से गायब हो चुकी है। वो जा करके पेट्सी को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। और कुछ समय के बाद जब पेट्सी घर आती है तो ब्राउन उसे मार करके पूछने लगता है कि वो कहाँ गई थी। जिसके बाद वो बताती है कि वो बगल में मैरी सो के घर पर गई थी साबुन लेने के लिए, क्योंकि मैं 250 किलो रुई को निकालती हूँ और मालकिन मुझे एक हफ्ते से नहाने के लिए साबुन नहीं दे रही है। लेकिन अब जो पेट्सी थी वो मैरी सो के घर पर जा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए अब जो ब्राउन था वो उसे कोड़े से मारने वाला था, क्योंकि उसकी बीवी भी थी और उसे सजा देना जरूरी था। लेकिन तभी ब्राउन नोथन से कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, तुम आकर के इसे मारो और इसे तब तक मारो जब तक इसकी पीठ की चमड़ी निकल नहीं जाती। नोथन मारता तो है लेकिन वो ज्यादा तेज से नहीं मार रहा था और काफी समय तक मारने के बाद नोथन खुद कहता है कि मैं नहीं मारूंगा। तभी ब्राउन आकर के उसके हाथ से कोड़े को छीन लेता है और वो खुद पेट्सी को मारने लगता है और वो पेट्सी को तब तक मारता है जब तक उसके पीठ की चमड़ी निकल नहीं जाती है। आखिरी में पेट्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसकी जो पीठ की चमड़ी थी वो पूरी तरीके से निकल चुकी थी। अगले दिन नोथन लकड़ी का घर बनाने में हैमिल्टन की हेल्प कर रहा था। तभी नोथन उससे कहता है कि आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं, आप कहाँ से हो। हैमिल्टन कहता है कि मैं कनाडा से हूँ और इस तरीके से इन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती
जाती है। हालांकि नोथन हैमिल्टन को कुछ बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे भरोसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक उम्मीद लेकर के हैमिल्टन को अपनी पूरी कहानी बताता है। और इसके बाद हैमिल्टन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, मैं तुम्हारा लेटर जरूर पहुंचाऊंगा। अब इसके बाद जब नोथन खेत में काम कर रहा था तभी यहीं पर एक वकील आता है और वो वकील नोथन का नाम लेकर के उसे अपने पास बुलाता है। अगर आप सभी को याद होगा तो नोथन का एक खास दोस्त था और उसके खास दोस्त ने ही उन दोनों इंसान को नोथन से मिलवाया था, जो नोथन को अपने साथ पार्टी में गिटार बजाने के लिए लेकर के गए थे। लेकिन उसके दोस्त को बिल्कुल भी नहीं पता था कि नोथन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब हैमिल्टन ने लेटर को पहुंचाया इसके बाद उसके दोस्त को मालूम चला और अब वो आ चुका है उसे बचाने के लिए। जाने से पहले वो एक बार आकर के पेट्सी को अपने गले से लगा लेता है और इसके बाद वो जाने लगता है। हालांकि इस बीच जो ब्राउन था वो अपनी पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाता है क्योंकि नोथन एक आजाद इंसान था। और इस तरीके से नोथन का दोस्त नोथन को लेकर के उसके घर पर आता है जहाँ पर उसके पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। वो लगभग 12 सालों बाद अपने परिवार को देख रहा था, इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी जो बेटी थी वो नोथन को आकर के गले से लगा लेती है। यहाँ पर नोथन को मालूम चलता है कि उसकी बेटी की शादी हो चुकी है और अब उसका एक पोता है। अपने पोते को भी देख करके नोथन बहुत खुश था। इतना साल दूर होने की वजह से नोथन अपने परिवार से बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन उसके परिवार वालों को अच्छे से मालूम है कि इसमें नोथन की कोई गलती नहीं है। आखिरी में हमें बताया जाता है कि नोथन ने उन दोनों को जेल में भिजवाया जिसने उसे बेचा था और इसके बाद वो गोरे लोगों के खिलाफ केस को लड़ा ताकि वे लोग काले लोगों को गुलाम ना बनाएं। और केस को जीतने के बाद उसने सभी लोगों को गुलामी से आजाद करवाया और ये भी नियम लागू करवाया कि आगे से चल करके कोई भी किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।